रहीम, आज हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं प्रोफेसर एकेडमी के ये प्रीलिम का पेपर है इंटरमीडिएट का। सो लेट्स सॉल्व इट। देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है एमसीक्यूज। सो जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन। तो हीट एनर्जी, तो एनर्जी के सारे यूनिट याद कर लीजिए। सो मेरा ख्याल है अगर आप सारे याद करेंगे तो आपको पता चलेगा जो केल्विन है ये एनर्जी का यूनिट नहीं है, ये टेम्परेचर का यूनिट है। सो ये टेम्परेचर और एनर्जी में फर्क है, तो दिस विल बी योर आंसर। सो द नेक्स्ट इज द मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन इन। बहुत सारे एमसीक्यूज के अंदर मैं सॉल्व करा चुका हूं आप लोगों को पहले भी कि मैक्सिमम वर्क डन हमें कौन से प्रोसेस से मिलता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर मिलता है। सो जनाब नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 में कह रहा है सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग। अगर उसको हम कॉन्ट्रैक्ट जब मैं फ्रीज कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो अगर हम उसको फ्रीज कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्रेशर बढ़ाने से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो हमारा जो जवाब है वो है इंक्रीज। ये पहले भी किसी एमसीक्यूज के अंदर काफी में मैं डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट वन हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू। तो मुझे बताइए क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 क्यूबिक मीटर का मतलब ये है कि 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। तो 1 1 1 तो 1 रहेगा, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो क्यूबिक मीटर मेरे पास बन जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि मीटर से सेंटीमीटर क्या होता है। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। और 100 करें तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। सो मेरे पास जो आंसर है वो है 10⁻⁶ एंड क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन हमें वो कह रहा है जनाब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास नहीं है। सो अगर आपको कल वाली बात याद हो तो मैंने ये एमसीक्यूज में कल भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे पास उसका फॉर्मूला है F/Q। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का कूलम। तो एक तो हमारे पास ये यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। एक मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख सकते हैं E.ΔA। तो डेल्टा ए को वहां जाकर क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मुझे बताइए फ्लक्स का यूनिट होता है वोल्ट इंटू मीटर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, वोल्ट अपॉन मीटर, ये हमारे पास दूसरा यूनिट हो गया। ठीक है। फिर मैं एक बात और कर सकता हूं, जो वोल्ट है अगर आपको याद हो तो वोल्टेजेस हमारे पास क्या होते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज वोल्ट होता है हमारे पास। सो वर्क को जो है हम लिखते हैं जूल और चार्ज को हम लिखते हैं कूलम। तो जूल पर कूलम को हम वोल्ट कहते हैं। तो क्या मैं यहां से ऐसे नहीं कह सकता कि वोल्ट की जगह पे मैं लिख सकता हूं जूल अपॉन कूलम और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, मीटर। तो ये जो कूलम और मीटर है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे पास नेक्स्ट में आ जाएगा जूल अपॉन कूलम इनटू मीटर। सो दिस वन एंड दिस वन, ये तीन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूटन अपॉन कूलम, यस। फिर हमारे पास है वोल्ट अपॉन मीटर, यस। जूल अपॉन कूलम इनटू मीटर, जूल अपॉन कूलम इनटू मीटर, यस। तो हमारे पास कौन सा यूनिट नहीं हो सकता, वो है जूल पर कूलम। आई बिलीव सो ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, कह रहा है डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ टू चार्ज बाय 1/2। ऑलमोस्ट हर टीचर ने ये पूछा हुआ है, कई दफा मैं आपको बता चुका हूं, 4 टाइम इंक्रीज करेगी जब भी आप डिस्टेंस क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट वन द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्ज। तो जब हम यूनिट चार्ज कह रहे हैं तो मुझे बताइए यूनिट चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज की जो क्वांटिटी वो 1 है। ठीक है। तो दोनों चार्ज है 1 कूलम और 1 कूलम। प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन एयर, एयर में उनको रखा हुआ है 1 मीटर अपार्ट। तो वो कह रहा है कि उनके दरमियान फोर्स हमारे पास कितनी होगी। तो फोर्स का फॉर्मूला अगर कूलम का अगर आप याद कर लें तो बड़ी आसानी के साथ ये होने वाला है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मुझे बताइए K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, पहला चार्ज 1, दूसरा चार्ज 1, डिस्टेंस 1 और उस पर स्क्वायर। तो ये सारी चीज तो 1 हो जाएगी। तो हमारा जवाब कितना आ गया, 9 × 10⁻⁹ और यूनिट क्या होगा हमारे पास, यूनिट सॉरी क्या कहते हैं फोर्स की यूनिट, न्यूटन्स। So 9 × 10⁻⁹, this is the answer। ठीक है जनाब। नेक्स्ट वन मेरे ख्याल समझ में आ रही होगी सारी बातें। आगे कह रहा है द पोटेंशियल एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है r जिसको हम कहते हैं 50 सेंटीमीटर है और जो चार्ज है वो है 5 माइक्रो कूलम का। सो पोटेंशियल मालूम करने को कह रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वोल्टेजेस वो उसका फॉर्मूला है KQ/R। सो V = K की वैल्यू होती है
9 इंटू 10⁻⁹ 5 माइक्रो का मतलब है -6 अपॉन डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.5। तो क्या मैं 0.5 को 5 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूं ना इस तरीके से। आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा यार, मैं जरा इसको ना अभी कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, जरा जल्दी जल्दी करना चाह रहा हूं। तो 5 से 5 कैंसिल, एक पावर से एक पावर कैंसिल, -5 और 9, तो मेरे पास 9 इंटू 10⁻, तो कितना रह जाएगा मेरे पास 4, और यूनिट साथ में क्या होगा वोल्ट्स। तो मेरा जो आंसर है वो है 9 इंटू 10⁻4 वोल्ट्स। नेक्स्ट वन मेरे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले भी एक बार आया था, वो तमाम रेडिएशन जिन पे चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं। बीटा के ऊपर चार्ज होता है ये भी डिफ्लेक्ट होगा, अल्फा के ऊपर चार्ज होता है ये भी डिफ्लेक्ट होगा। अब आप ये मत बोलिएगा कि दोनों में से तो कोई एक आंसर हो सकता है, हो बिल्कुल ठीक बात है, 4 में से कोई एक आंसर सही होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों आंसर सही है, लिहाजा मैं आपको कह रहा हूं कि दोनों ही सही होंगे। मैं आपको फिजिक्स बताने बैठा हूं, कोई एक जवाब बताने नहीं बैठा हुआ। ओके, ओम लॉ इज होल्ड ओनली इफ डैश ऑफ द कंडक्टर नॉट चेंज। तो ओम लॉ के लिए शर्त है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, है ना, ये हमने आपको पढ़ाया, आप देख सकते हैं चैप्टर 13 की वीडियो में। सो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। यहां पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपके पास वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और चार्ज है। एक चीज और याद कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होता है कंडक्टेंस। तो दो चीजें हर सूरत में सेम रहनी चाहिए अगर आप ओम लॉ अप्लाई कर रहे हैं। नंबर 1 रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस की जगह पर अगर आप लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कंडक्टेंस। दोनों बातें याद रखनी है, अच्छा ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो मैं रेजिस्टेंस कह देता हूं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कंडक्टेंस के बारे में कि फर्ज करो एग्जाम में लिखा हुआ है कंडक्टेंस रेजिस्टेंस बोथ ऑप्शन ए एंड बी होता ना, तो फिर आप ए एंड बी बोथ वाले पे निशान लगाओगे। नेक्स्ट वन कह रहा है द करंट इन अ सर्किट इज इंक्रीज 3 टाइम। तो करंट को 3 टाइम इंक्रीज करेंगे तो पावर कितनी इंक्रीज होगी। सो यहां पे जो पावर का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं वो है I²R, क्योंकि हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट। जब हम किसी सर्किट की बात करते हैं तो वी ऑलवेज कीप इन आवर माइंड के रेजिस्टेंस रिमेन्स अ कांस्टेंट, सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं वो कहे कि सर हमने पावर को VI क्यों नहीं यूज किया। ओके, सो मैं VI नहीं यूज कर रहा, मैं I² और R यूज कर रहा हूं। सो अगर मैंने करंट 3 टाइम इंक्रीज किया है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। सो 9I²R, तो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास पावर। सो माय ऑप्शन इज 9 टाइम्स। मेरा ख्याल है समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, इफ वायर ऑफ द यूनिफॉर्म एरिया कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, the resistivity of the each part resistivity does not depend upon the dimension, तो resistivity remains the same। पहले भी मैं एक दफा ये आपको MCQ बता चुका हूं। नेक्स्ट वन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है 0.01 हमारे पास है। तो अगर इसको मैं करता हूं एक्सपोनेंशियल में तो 10⁻³ हमारे पास बनता है। ये याद होनी चाहिए, अब तक काफी बता चुका हूं। ओके, ये सर MCQ करवा चुका हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन हमारे पास है, उसमें वो कह रहा है द EMF कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल। याद रखिएगा EMF या बैटरी की बात कर लीजिए, बिल्कुल वैसे काम करते हैं जिससे रेजिस्टेंस काम करता है। मतलब कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस हम लगाते हैं तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो और जो वोल्टेजेस है वो क्या रहते हैं सेम रहते हैं। तो अगर 3 बैटरीज को मैं पैरेलल में लगा रहा हूं तो उनके वोल्टेजेस सेम रहेंगे, करंट ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से 3 बैटरीज उनको मैं सीरीज में लगा रहा हूं तो उनका करंट सेम रहेगा लेकिन उनके वोल्टेजेस ज्यादा हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है। सो अगर वो कह रहा है कि EMF यानी ये वोल्टेजेस हैं 3 सेल के, वो 2 वोल्ट है, पैरेलल में लगाया हुआ है, तो पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहते हैं जनाब अली, तो मेरा ऑप्शन है 2 वोल्ट। नेक्स्ट हमें से कह रहा है व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, उसका पाथ क्या होगा। पहले भी ऑलरेडी MCQs की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, सर्कुलर होगा। इससे आप अंदाजा लगाएं कि तमाम प्रोफेसर हजरात क्या सोच रहे हैं पेपर बनाते हुए, किस किस्म के MCQ वो के बारे में मुत्तफिक है कि हमें देने चाहिए। ट्रांसफार्मर किस लिए यूज होता है जनाब अली। आपने देखा ट्रांसफार्मर हम बताते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन, तो स्टेप अप क्या वोल्टेजेस, स्टेप डाउन क्या वोल्टेजेस, तो वोल्टेजेस को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। What is not the unit of magnetic flux density? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है। अगर आपको अब तक याद हो तो ये जो B होता है इसी को मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। तो एक यूनिट है इसका हमारे पास टेस्ला, दूसरा यूनिट है हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर। और जब हमने टेस्ला पढ़ा था याद है, तो टेस्ला हमने किस कंडीशन में पढ़ा था। टेस्ला जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर हमारे पास था जिसको हमने टेस्ला कहा था। सो ये 3 हमारे पास हैं, इसके अलावा वाला हमारा यूनिट नहीं होगा। तो
तो इसके अलावा वाला तो मुझे यही एक नजर आ रहा है, डायरेक्टली मैं इसी के ऊपर मार्क कर देता हूं। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस एसी सर्किट में पहले ही बता चुका हूं, सोलिनॉइड में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है एसी सर्किट के अंदर। ठीक है, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, एसी की बातें हमारे कोर्स में नहीं लिखी हुई इस तरीके से, बट बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सवाल, तो बता रहा हूं। ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू ए वोल्टेज वी नॉट इट गेन्स एनर्जी इक्वल्स टू, तो ये जो है पहले भी मेरे ख्याल में मैंने डिस्कस किया, बट अगेन बात कर लेते हैं कि वोल्टेजेस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई कहेंगे, ई को मैं इधर ले जाता हूं तो ई वी, और वोल्टेजेस को वो क्या कर रहा है वी नॉट, तो मैंने ई वी नॉट कह दिया, ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, वर्क का। वर्क का यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल, तो वर्क जो है वो बेसिकली जूल का मतलब क्या है हमारे पास, एनर्जी, तो एनर्जी किसके बराबर आई, ई वी नॉट के बराबर आ गई हमारे पास। ओके, दिस इज माय ऑप्शन। सो ये ई वी नॉट ये रहा मेरे पास, तो मैंने इसको ई वी नॉट या वी नॉट ई जो है इसको मार्क कर दिया। उस स्टूडेंट हो सकता है बोलेंगे कि हाफ ई वी नॉट होगा, तो मैं फिर सवाल करूंगा कि हाफ कहां से आया। अब बोलेंगे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो हाफ एम वी नॉट, अगर हाफ एम वी वाला फॉर्मूला तो ये तो काइनेटिक एनर्जी लग रही है। सो काइनेटिक एनर्जी अगर है तो मैं इसको हाफ एम वी स्क्वायर बोलूंगा। इस वी में और इस वी में जमीन आसमान का फर्क है, ये वेलोसिटी है, ये वोल्टेजेस हैं, बी केयरफुल। ओके, सो द नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है सॉफ्ट आयरन जो है कोर, केयर लिखा हुआ है बट मिस्टेक है टाइपिंग करते हुए। सो टैपेस सही किया काम किया करो यार तुम। तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज इन गैल्वेनोमीटर मेक द मैग्नेटिक फील्ड। सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए होता है गैल्वेनोमीटर में ताकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए, ये डिस्कस किया हुआ हमने थ्योरी में। जो गैल्वेनोमीटर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके लिए जो मैग्नेट की शेप है वो कॉनकेव पोल बनाते हैं। ये सॉफ्ट आयरन का लफ्ज है, कॉनकेव पोल की बात नहीं है, ख्याल कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है गैल्वेनोमीटर कैन बी मेड सेंसिटिव। किस, आपको पता है सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर जो है वो हम किससे कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे बताओ। क्या हम वो कंट्रोल नहीं कर रहे सी अपॉन बी एन ए इस फैक्टर से? कल भी मैंने एक एमसीक्यू में इसको डिस्कस किया था। तो ये जो बी है इसको ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, एन को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ए को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और सी को कम से कम होना चाहिए। ये कम करना है, ये बढ़ाना है। तो अगर डिनोमिनेटर आप बढ़ा रहे हो तो ओवरऑल जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कम होना नहीं शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पूरा फैक्टर जितना कम होगा, जितना स्मॉल होगा, सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो पूरा फैक्टर है उस पूरे फैक्टर को हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल करना चाहिए। ये हमारे पास जवाब है। नेक्स्ट वन, सॉरी नेक्स्ट पे जाते हैं। वो कह रहा है कि टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट एक्यूरेटली इन ए सर्किट। किसी सर्किट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करना है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सर्किट। वैसे भी बाय कंस्ट्रक्शन वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होनी चाहिए। क्यों? ताकि वो सर्किट में से करंट को ड्रॉ ना करे। अच्छी तरीके से याद रखिए, क्योंकि पैरेलल में लगाते तो करंट डिवाइड होता है। तो जब भी पैरेलल में लगाएंगे करंट डिवाइड होगा। तो मैंने वोल्ट मीटर करंट डिवाइड करने के लिए नहीं लगाया हुआ, लेकिन अगर मेरे वोल्ट मीटर ने करंट को डिवाइड करा लिया और सफिशिएंटली करंट डिवाइड करा लिया तो मेरा सर्किट काम करना छोड़ देगा या प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। सो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इंतहाई ज्यादा होनी चाहिए। ये थ्योरेटिकली बात है जो कि हम करते हैं। सो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लार्ज। ओके, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, किसमें कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो सीरीज नहीं, पैरेलल, यस। ये तीसरा ऑप्शन क्या है, इन पैरेलल विद द सर्किट अक्रॉस द पोटेंशियल अक्रॉस व्हिच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके अक्रॉस पैरेलल में लगाना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन ना बहुत एक्यूरेट है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला एमसीक्यू ये बना दिया हम लोगों ने। पैरेलल विद द सर्किट को देख के बच्चा जज्बाती को फौरन लगाएगा, लेकिन आगे भी पढ़ना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑडियो सिग्नल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मैं बोलूं और उसके साथ मैं कहूं कि ऑडियो सिग्नल को मैं ट्रांसमिट करना चाहता हूं, तो जो लफ्ज आपके जहन में आएगा दिस इज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब है ऑडियो सिग्नल। अब ऑडियो तो खैर हम नहीं कहते, हम तो आज की जिस दुनिया में हम रहते हैं हमें तो कहना चाहिए कि एवरी इंफॉर्मेशन जिसको हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं दैट इज योर मैसेज सिग्नल। पुराने वक्तों में ये ऑडियो हमारा होता था, वॉइस होती थी। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो दिस इज मॉड्यूलेशन, द प्रोसेस इज मॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक्सरे, हीट सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, इसलिए साउंड सूर्य से हम तक नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट वन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ द वेव इन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव।
जब मॉड्यूलेशन हम कर लेते हैं, अब वेव का नाम होता है मॉड्यूलेटेड वेव। तो मॉड्यूलेटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कह रहे हैं कि, और कौन सी मॉड्यूलेशन में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, वो क्या होगी, वो ग्रेटर होगी, लेस होगी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये जरा थोड़ा सा, अगर आपने मॉड्यूलेशन की मेरी वीडियो देखी है तो जिसको ये कह रहा है ना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ये हमारे पास कैरियर होता है जिसको हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये कैरियर है हमारे पास, और जो मॉड्यूलेटेड वेव है जिसको वो कह रहा है मॉड्यूलेटेड वेव, तो ये हमारे पास जो मॉड्यूलेशन हो चुकी है उसकी बात कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो उसका जो है मॉड्यूलेटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए। अगर आपने थ्योरी देखी हुई तो मैंने बताया था मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा भी होना चाहिए और कम भी होना चाहिए। यहां ऑप्शन देखें तो लिखा है ग्रेटर देन यस, लेस देन यस, इक्वल टू, मैं तो कहूंगा इवन इक्वल टू भी होता है। अगर आप मुझसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेंस में बात करेंगे तो इक्वल टू भी होता है। तो मेरे लिहाज से तो ये तीनों ऑप्शन दुरुस्त हैं। एक बार फिर मेरे स्टूडेंट्स कहेंगे जो मेरे कोचिंग के, क्योंकि ये जिस कोचिंग में पढ़ाता हूं उस कोचिंग का पेपर है, सो वो कहेंगे कि ये आप क्या काम कर रहे हैं। तो हम आपको से फिर मैं बताऊं, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, समहाउ एक ऑप्शन हमें लिखना था, ऑल ऑफ दीज वो नहीं लिख सके। सो ग्रेटर भी होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब हम कर लेते हैं, जो वेव बन जाती है उसका एम्पलीट्यूड हमारे कैरियर से यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, बराबर भी होता है, तीनों होते हैं। नेक्स्ट वन, एफएम की रेंज क्या होती है, मोबाइल में देख लो जरा निकाल के, आपका एफएम चैनल कहां से कहां तक है वो बताएगा। 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होते हैं जो मोबाइल में एफएम होता है, वो भी इसी रेंज के अंदर होता है। विजिबल लाइट की रेंज हमें ये रट्टे लगे होने चाहिए, 4000 से 7500 तक होती है। इन्होंने 7000 तक लिखी है, सो मैं इसी को ही मार्क कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज चेंज, कौन सी चेंज होती हैं, मैथ भी चेंज होता है, लेंथ, टाइम, सारे चेंज होते हैं जनाब अली, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मैथ वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ये सारे हैं हमारे पास। mass change of 1 gram is equals to the energy। mass और एनर्जी का रिलेशन अगर मैं बनाता हूं तो मुझे बताइए E किसके इक्वल है मेरे पास, mc² के। सो mass मेरे पास है 1 ग्राम। ओके, जानबूझ के मैंने G लिखा हुआ है, और C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और उसके ऊपर क्या है मेरे पास, स्क्वायर। सो 1 ग्राम का मतलब 10⁻³ नहीं होगा kg, क्योंकि mass हम किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। और ये जो पूरा आंसर है ये 9 × 10⁻16 आ जाएगा, कैलकुलेटर से कर लेना। सो 9 -3 और +16, तो क्या ये 9 × 10⁻13 और यूनिट जूल नहीं बनेगा हमारे पास। सो मेरा जो ऑप्शन है वो 9 × 10⁻13 जूल है। ओके, बी केयरफुल। आमतौर पे 1 kg के लिए पूछता है, तो 1 kg के लिए तो 9 × 10⁻16 आ जाएगा अगर ये 1 kg हो, लेकिन 1 ग्राम हो तो फिर ये ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हुज लेंथ ऑफ द रेस्ट इज 1 मीटर, उसकी रेस्ट लेंथ 1 मीटर है, मूव विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, लाइट की स्पीड से मूव करेगा, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब कोई चीज मूव करती है तो उसकी लेंथ कम होना शुरू होती है, और स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चली जाए तो लेंथ जो है वो वैनिश हो जाती है। ये हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा चुके हैं आपको। अच्छा जनाब, नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे कैन बी रिगार्डेड एज, याद रखिएगा कि एक्सरे और फोटो इलेक्ट्रिक दोनों एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट वन पे जाते हैं। कह रहे हैं द साइंटिस्ट हु स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन विजिबल लाइट। तो हमारे पास जितनी भी सीरीज हैं, कई दफा एमसीक्यू आ चुका है, तो उसमें जो विजिबल लाइट की सीरीज है वो किसने बताई थी, उसमें मतलब उस पर किसने काम किया था, उस पर बामर ने काम किया था। सो विजिबल लाइट के लिए हमारे पास बामर का नाम है, अल्ट्रावायलेट के लिए हमारे पास लाइमन का नाम है, और बाकी सब ने इंफ्रारेड पे काम किया था। ओके, द स्क्रीन ऑफ द टीवी स्क्रीन से हमारे पास क्या इमिट होते हैं, एक्सरे इमिट होते हैं, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर जो स्क्रीन बनती है, अगर वो थोड़ी सी थ्योरी पता हो, वैसे तो आपको पता नहीं होगी, वो थ्योरी जो है वो वो थ्योरी में बताती है कि टीवी स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करता है। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, टीवी इलेक्ट्रॉन गन होती है, जो पिक्चर ट्यूब होती है ना, उसको पिछले वक्तों में हम पिक्चर ट्यूब या इलेक्ट्रॉन गन कहते थे। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, डिसेलेरेट होगा, तो जो चीज इमिट करेगा उसको हम एक्सरेज कहते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे इन द रेंज ऑफ, एक्सरेज की जो रेंज है वो हमारे पास क्या है यार, मैं यहाँ पे जवाब पे नहीं जा रहा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, हमारी किताब में लिखा है 0.1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक, सॉरी 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक। ये किसने बताया हुआ है, ये हमारी बुक वाले ने हमें ये बात बताई हुई है। इसके अलावा हम जो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बताते हैं 0.01 नैनोमीटर से
10 नैनोमीटर तक होती है, जो कि आपको कौन बताएगा? गूगल बताएगा, क्योंकि आप लोग गूगल भी करते हो ना, फिर मुझसे पूछते हो। सो मैं तो कहूंगा चूंकि हमने बुक के हिसाब से पेपर देना है, तो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, दिस इज माय आंसर। सो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर हमारे पास दिस इज 1 × 10⁻⁻10 है। सो आई बिलीव सो, आप देख लीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बनता है। मैंने वैल्यू लिख दी है, ये मेरे पास वैल्यूज हैं। ओके, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन। If the energy of the electron in ground state of the hydrogen atom is -e, then the energy in the second state। यार ये भी बहुत आसान किस्म की बात है। देखिए, हमने आपको एनर्जी याद करवाई थी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर था। ये -13.6 अगर आप डेरिवेशन देखोगे ना, तो इसको En लिखा था, और ये -13.6 को मैंने E0 लिखा था, और ये माइनस में होती है। तो वो कह रहा है कि हम E0 नहीं, उसको वो कह रहा है, खुद कह रहा है ना वो, E ले लो और माइनस ले लो। तो अगर ये ग्राउंड स्टेट की है, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n = 1, तो सेकंड स्टेट के लिए n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? 2। तो क्या ये -E/2 स्क्वायर 4 नहीं हो जाएगा? तो अगर ये बात ठीक है, सो -1/4E, दैट्स माय आंसर। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ बीटा एमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस इन्वॉल्व। बीटा थ्योरी पता होनी चाहिए। तो बीटा में हमारे पास एटॉमिक मास सेम रहता है, एटॉमिक नंबर ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, डिपेंड अपॉन पॉजिटिव या नेगेटिव बीटा डीके है। तो मास नंबर, चार्ज नंबर, यस हमारे पास वो कह रहे हैं ना, इन्वॉल्व इन द चेंज ऑफ चार्ज नंबर। चार्ज नंबर चेंज होता है जनाब अली, ओके, मास नंबर सेम रहता है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ द चेन रिएक्शन फ्यूजन अगर आपने पढ़ा है तो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं हमारे पास, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट थ्योरी है, फास्ट प्रोटॉन, कोई प्रोटॉन इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। थर्मल न्यूट्रॉन जी नहीं, अल्फा पार्टिकल जी नहीं, चार्ज पार्टिकल की कोई बात नहीं है। विल्सन क्लाउड चैम्बर में रेडिएशन बिकम विजिबल, क्यों विजिबल होती है? जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है ड्रॉपलेट ऑफ द फॉग, क्योंकि हम कहते हैं कि वो क्या बनता है, वहां पर फॉग बनता है। जैसे रेडिएशन इन होती है, फॉग बनता है, और लाइट में वो फॉग हमें नजर आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉग। The track formed in the Wilson cloud chamber due to the beta particle। बीटा पार्टिकल का थिन एंड ब्रोकन होता है, अल्फा पार्टिकल का थिक एंड कंटिन्यूस होता है। थिक एंड कंटिन्यूस अल्फा के लिए, थिन एंड ब्रोकन बीटा के लिए। और थिक लाइन ट्रैक इन रैंडम डायरेक्शन, ये हमारे पास, इसको थिन कर लीजिए, थिन लाइन ट्रैक्स रैंडम डायरेक्शन, ये हमारे पास हो जाता है किसके लिए? गैमा के लिए। तो चूंकि उसने बीटा के लिए पूछा है, तो थिन एंड ब्रोकन लाइन, दैट्स माय आंसर। नेक्स्ट वन हमारे पास, इन गीगर काउंटर द प्रेशर ऑफ द गैस। गीगर की वीडियो देखी है या पढ़ा हुआ तो डायरेक्टली रट्टा होगा, 50 से 100 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी, दैट इज द प्रेशर। द नेक्स्ट वन इज गैमा रेज फ्रॉम द कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के जो टिश्यूज हैं, मैलिग्नेंट सेल है, उनको खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास। दैट्स इट, ये सारे हमारे पास एमसीक्यू से, आई बिलीव से। उसके बाद फिर पेपर चल रहा है सेक्शन बी, यस। सो यहां तक जाकर ये कंप्लीट हो गए। तो जो मेरे जिस एकेडमी मैंने इस साल यहाँ पढ़ाया है, तो इसके स्टूडेंट जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप एज वेल। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सो बाकी लोग कमेंट करके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, अगर कोई सवाल हो शेयर कीजिए इसको बाकी तमाम लोगों के साथ। बहुत कम टाइम रह गया, 1-2 दिन रह गए पेपर में। सो आई बिलीव से हो सकता है किसी का भला हो जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।